जो मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर्स या मुख्तलिफ़ बॉडीज़ हमें नज़र आ रही होती हैं, ये बेशुमार शक्लों की होती हैं। किसी का मकसद कुछ होता है, किसी का मकसद कुछ होता है, मगर अगर इनको गौर से देखा जाए तो वो 3-4 कैटेगरीज़ में ही जाके होती हैं। उनमें से एक एक्सियली लोडेड कैटेगरी है, यानी कि वो जो स्ट्रक्चर का मेंबर है वो लोड जो है सिर्फ अपनी एक्सियल डायरेक्शन में ही लेता है। इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जिस तरह के हम स्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, एक्सियली लोडेड मेंबर बेसिकली टू फोर्स मेंबर है, यानी कि इसके दोनों एंड पर कोलिनियर फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है ताकि इक्विलिब्रियम कायम रह सके। इसको 1D केस भी कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन सिर्फ एक ही है। हमारे डिफाइंड सिस्टम के तहत या तो एक्स डायरेक्शन में होगी या वाई डायरेक्शन में होगी। इस तरह की प्रॉब्लम में जो हम चीज़ निकालना चाहते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं हमारे इंटरेस्ट की है, वो है स्ट्रेसेस और डिफॉर्मेशन जो कि उस मेंबर में है। जिस तरह के हमें एक्सियली लोडेड मेंबरों से वास्ता पड़ेगा वो दो तरह के होंगे। या तो वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा, यानी कि हम उसमें से जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन और इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब लगाएंगे तो हमारे सारे जो अननोन हैं वो नोन बन जाएंगे। तो इस वक्त हम इन्हीं की बात करेंगे। दूसरा ये है स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, जिसमें होगा ये कि स्टैटिक्स की इक्वेशन कम पड़ेंगी और अननोन ज़्यादा होंगे। फिर हम कोई तरीका ढूंढेंगे ताकि हम एक्स्ट्रा इक्वेशनें वगैरह पैदा कर सकें। अब कुछ एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसमें जितने कॉलम्स हैं जो नज़र आ रहे हैं ये टू फोर्स मेंबर हैं, यानी एक्सियली लोडेड मेंबर है। ये जो ब्रिज है इसमें बेसिकली ट्रस स्ट्रक्चर है और ट्रस स्ट्रक्चर का हर एलिमेंट जो होता है वो एक्सियली लोडेड मेंबर होता है। ये हमारे सामने एक क्रेन की तस्वीर है जिसने कुछ लोड उठाया हुआ है और इसकी जो क्रेन की बूम है ये बेसिकली टू फोर्स मेंबर है या एक्सियली लोडेड मेंबर है। कार का जैक, हमने दो जैक्स यहाँ पर दिखाए हैं, एक ये हाइड्रोलिक जैक और एक दूसरा जैक जो है, इसके सारे जो एलिमेंट हैं ये बेसिकली एक्सियली लोडेड मेंबर है। इसी तरह ये जो हाइड्रोलिक जैक है इसका जो मेन पार्ट है वो एक्सियली लोडेड मेंबर है। लेकिन अगर हम देखें कि इन तस्वीरों से तो ये तस्वीरें जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को दिखाती हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली देखें तो ये चीज़ें तमाम एक्सियली लोडेड मेंबर की कैटेगरी में आती हैं। किताब में हमें ये चीज़ इस तरह बनी होगी कि हमें ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सियली लोडेड मेंबर है। जैसे कि ये तो लग रहा है एक्सियली लोडेड, ये जो स्ट्रक्चर है इसके तीनों एलिमेंट ये वाला ये वाला ये वाला ये एक्सियली लोडेड है। ये कॉलम जो है ये एक्सियली लोडेड है और ये इसमें छत है, छत का लोड इस कॉलम पर आ रहा है, वो भी यहाँ दिखाया हुआ है। इसी तरह ये मेंबर AC और मेंबर BC ये एक्सियली लोडेड मेंबर हैं। इस मेन लोड की वजह से इसमें एक्सियल डायरेक्शन में लोड लग रहा है। हम एक्सियल स्ट्रेस को दोबारा जल्दी से देख लेते हैं। बेसिकली टू फोर्स मेंबर, एक फोर्स लेफ्ट पर एक राइट पर, जो कोलिनियर है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है ताकि इक्विलिब्रियम कायम रहे। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर हम इंटरनल फोर्स मालूम करना चाहें तो हम हाइपोथेटिकली एक कट लगाते हैं और एक पार्ट उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं और दूसरे पार्ट को कंसिडर करते हैं। अब इस पार्ट को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर एक इंटरनल फोर्स लगी हो और इसी इंटरनल फोर्स की इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रेस कहलाती है। आपके सामने सिग्मा इक्वल टू P/A लिखा हुआ है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन जो है वो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है और चेंज इन लेंथ डेल्टा, ये डेल्टा है
और ये ओरिजिनल लेंथ है, और इस पर जाहिर है कि यहाँ पे फोर्स लगी थी। ये वो डेल्टा है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल, वो यहाँ से आ गया। हुक्स लॉ ने हमें ये बता दिया है कि लीनियर इलास्टिक रेंज में हुक्स लॉ ये है कि सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ई। इसको हमने यहाँ से लिया और यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया डेल्टा इज इक्वल टू सिग्मा एल ओवर ई, और सिग्मा पी ओवर ए है, हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। तो फाइनल डिफॉर्मेशन का फार्मूला बना कि सिग्मा इज इक्वल टू पी एल ओवर ए ई। इसमें पी जो है वो इंटरनल फोर्स है, एल लेंथ है, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ई जो है वो मटेरियल के बारे में बताता है। तो एल ए जो है ये ज्योमेट्रिक पैरामीटर हैं, ये हमें पता होंगे। ई जो है वो मटेरियल पैरामीटर है, ये हमें पता होगा। और पी जो है वो हम स्टैटिक से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी के बारे में मैंने कहा कि अगर हम ये स्टैटिक से कैलकुलेट कर लें तो ये केस स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का हो जाता है, और ना कर सकें तो स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का होता है। अब इस बात का बहुत इम्कान होता है कि हमारे जो मेन जो एक्सियली लोडेड मेंबर है उसके फर्दर 3-4 सब सेक्शन है। जिस तरह यहाँ मैंने एक 2 एलिमेंट वाला सेक्शन दिखाया है कि ये लेफ़्ट साइड से ये फिक्स्ड है, लेकिन राइट साइड से एक फोर्स F2 और एक फोर्स F1 एक्सटर्नली लग रही है। इन दोनों फोर्सेस की वजह से हम स्टैटिक्स को इस्तेमाल करते हुए एक तो हम यहाँ पर जो एक्सटर्नल रिएक्शन है वो निकाल सकते हैं, और अगर हम इसको देखें तो एक्सटर्नल रिएक्शन जो है वो F1 प्लस F2 होगा। इसी तरह यहाँ पर इस सेक्शन में और इस सेक्शन में हम P1 और P2 स्टैटिक्स के ज़रिए निकाल सकते हैं। बाकी इसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और मटेरियल ये हमें जनरली गिवन होंगे। तो हमारा फार्मूला है कि डेल्टा इज इक्वल टू पी एल ओवर ए ई। तो हम पहले इसमें और दूसरे एलिमेंट में पी एल ओवर ए ई इस्तेमाल करते हुए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हम इन दोनों को ऐड करें तो वो टोटल डिफॉर्मेशन पता चल जाती है हमें। अब एक्सियली लोडेड मेंबर्स के लिए स्ट्रेस का फार्मूला P ओवर A और डिफॉर्मेशन का फार्मूला PL ओवर AE तो हमें पता चल गया, लेकिन अब इसको अप्लाई कैसे करना है और प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व करने हैं तो वो हम एक या दो मिसालों के ज़रिए समझ लेते हैं। तो पहले हम ये मिसाल देखते हैं। इसकी जो ये स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है इसको अगर पढ़िए, The A36 steel column is used to support the symmetric loads from 2 floors. Calculate axial stress in each section and total deformation of the column. डाटा हमें ये दिया हुआ है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A1 वो A2 के बराबर है, यानी कि आप इसको अगर लेट से कोई भी नाम दे दें 1 और 2, ये 1 है अगर और ये 2 है, ये मैं बस ऐसी नंबर दे रहा हूँ बगैर सोचे समझे। E210 GPa ये A36 स्टील की प्रॉपर्टी है, ये किसी न किसी किताब में आपको मिल जाएगी, और लेंथ L1 L2 4 मीटर्स है। तो ये तमाम डाटा अगर देखें आपके पास तो मौजूद है सिवाय P के, तो आपको स्टैटिक्स की मदद से ये फोर्स P1 और P2 निकालनी होगी। चलिए वो निकालने की तरफ चलते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। पहले हम ये करते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल कट लगाते हैं, और चूंकि ये फोर्सेस जो हैं इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोई एक फोर्स चाहिए, उसको हम नाम P2 का दे देते हैं। और अब आप देखें ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है और P2 अननोन है,
तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में सारी फोर्सेस को सम करें तो P2 जो है वो 900 किलो न्यूटन मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से कट करें और इस वाले पार्ट को अलग करें तो ये हमें सिचुएशन होगी। इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यहाँ फोर्स P1 का होना ज़रूरी है। और अब आप देखें कि P1 अननोन है लेकिन ये दोनों फोर्सेस नोन है, तो स्टैटिक्स काफ़ी है हमें बताने के लिए कि P1 इज इक्वल टू 400 किलो न्यूटन। तो अब ये 400 किलो न्यूटन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये जो 900 किलो न्यूटन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो अब लिहाजा जो भी सिग्मा यहाँ पे होगा वही सिग्मा यहाँ होगा, जो भी सिग्मा यहाँ पे होगा वही सिग्मा यहाँ पे होगा। तो बस एक दफ़ा हमने कैलकुलेट करना है, वो पूरे सेक्शन में वही वैल्यू होगी सिग्मा की। तो ये तमाम कैलकुलेशनें आप कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर अब आप क्योंकि P1 P2 सब कुछ आपको पता है और आपने टोटल डिफॉर्मेशन निकालनी है, तो आप तमाम दोनों सेक्शनों में आप डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालिए, दोनों को ऐड कर लीजिए तो वो उसकी वैल्यू 1.66 मिलीमीटर आ जाएगी। इन एग्ज़ाम्पलों में जो असल चीज़ थी वो हमने आपको शो करना था कि इसका असल प्रोसीजर क्या है। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, तो आप इसको देख के अपने फारिग टाइम में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जी, अब एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। ये एक मैकेनिज़्म है जिसमें ये जो एलिमेंट BC है ये रिजिड है, ये डिफॉर्म नहीं होगा। CD टाइटेनियम का बना हुआ है, ये डिफॉर्म होगा अगर फोर्स एक्सियल डायरेक्शन में लगी। AB डिफॉर्म होगा अगर फोर्स एक्सियल डायरेक्शन में लगी और EF डिफॉर्म होगा अगर फोर्स एक्सियल डायरेक्शन में लगी। जो फोर्स लगी हुई है वो 30 किलो न्यूटन है और यहाँ से इसको फिक्स किया हुआ है। ज्योमेट्री का और मटेरियल डाटा हमारे पास मौजूद है। जो चीज़ हमें पता करनी है वो ये है कि टोटल डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट पॉइंट F की क्या होगी। अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें तो 30 किलो न्यूटन फोर्स जब हम लगाएंगे पॉइंट F पे, तो ये जो रिजिड बार है CB ये भी राइट को मूव करने की टेंडेंसीज में आएगी। और चूंकि ये CD और AB ये डिफॉर्मेबल हैं, तो ये इसकी राइट साइड पर जो ये मूव करना चाहेगा, डिस्प्लेस होना चाहेगा, तो उसको वो इजाज़त देंगे, रोकेंगे नहीं उस हद तक जितना ये मटेरियल इजाज़त दे सकते हैं वो, यानी कि इसका एक अपना डेल्टा होगा, इसका एक अपना डेल्टा होगा, तो वो उतना ये मूव हो जाएगा। यानी पॉइंट B राइट पे चला जाएगा, पॉइंट C राइट पे चला जाएगा। तो हम करेंगे ये बेसिकली कि हम स्टैटिक्स की मदद से पॉइंट C पे जो फोर्स लगी हुई है और पॉइंट B पे जो फोर्स लगी हुई है वो हम निकालेंगे। उसके बाद फिर हम ये निकालेंगे कि पॉइंट CB किधर किधर डिस्प्लेस हुए हैं, पॉइंट E किधर डिस्प्लेस हुआ है। दूसरी बात ये कि पॉइंट F और E जो मेंबर FE है इसमें भी चूँकि कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगी, तो पॉइंट F की कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगी। फिर प्लस पॉइंट E कुछ मूव करेगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पॉइंट F की जो होगी वो दो हिस्सों पर होगी, यानी कि पॉइंट E की डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट F की डिस्प्लेसमेंट। स्टैटिक्स की नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम ये फोर्स CD और फोर्स AB हम निकाल सकते हैं। जब हमने ये फोर्सेस निकाल ली और ये 30 किलो न्यूटन की फोर्स हमें पता है, तो हम CD, AB और EF में जितनी डिफॉर्मेशन होगी, यानी कि जो डेल्टा होगा, वो भी हम निकाल सकते हैं। उसको हम नाम दे सकते हैं डेल्टा C, डेल्टा B और डेल्टा F विद रिस्पेक्ट टू E का। और जो नंबर हैं, क्योंकि हमें अब तक सारी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है स्टैटिक्स की वजह से, बाकी इन्फॉर्मेशन में गिवन थी, तो ये नंबर हमने निकाल लिए। हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि हम पॉइंट F की टोटल डिस्प्लेसमेंट पता करें। उसके लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि पॉइंट E की
डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो हमें इस पूरी डिस्प्लेसमेंट की ज्योमेट्री को समझने की ज़रूरत है। पॉइंट सी पर आए, पॉइंट सी जो है वो पॉइंट सी प्राइम पे चला गया है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा सी। पॉइंट बी जो है वो पॉइंट बी प्राइम पे चला गया, उसकी डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा बी। डेल्टा सी और डेल्टा बी हमें मालूम है। पॉइंट ई इसी तरह पॉइंट ई प्राइम पे चला जाएगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी डेल्टा ई। तो डेल्टा ई हमें मालूम नहीं है, डेल्टा सी और डेल्टा बी हमें मालूम है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें और एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल हो सी बी के, वो अगर हम ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि डेल्टा ई के भी दो हिस्से हो जाते हैं, डेल्टा ई प्राइम और डेल्टा सी, क्योंकि ये लाइन सी से जो हमने ड्रॉ की है ये सी बी के पैरेलल है। तो डेल्टा सी डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पे भी होगा, ये डिस्टेंस भी डेल्टा सी होगा और ये डिस्टेंस भी डेल्टा सी होगा। तो अब ये डेल्टा ई प्राइम हम निकाल सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हुए। डेल्टा बी प्राइम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डेल्टा सी और डेल्टा बी पता है, तो हम डेल्टा बी प्राइम निकाल सकते हैं जो कि 0.2755 मिलीमीटर होगा। डेल्टा ई प्राइम हम सिमिलर ट्राइंगल से निकाल सकते हैं जो 0.1837 मिलीमीटर होगा। तो हमें ई का टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल गया जो कि 0.4592 होगा। अब पॉइंट एफ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ई, यानी कि जो उसकी डिफॉर्मेशन है ई एफ की, वो हमें मालूम है, और ई पॉइंट भी चूँकि मूव हो गया है और इसकी मूवमेंट भी हमें मालूम हो गई है, तो टोटल एफ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0.5625 मिलीमीटर होगा। तो अब तक जो हमने बातें की उसमें बेसिकली ये हमने देखा कि हम इक्विलिब्रियम को कैसे अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम डिफॉर्मेशन की ज्योमेट्री को भी इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ें मालूम कर सकते हैं जो कि हमारे इस्तेमाल की होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।